पे उनकी नाम निहाद अक्सरियत थी वहाँ पर भी बुरी तरह शिकस्त जो है वो खाई है और यही सिलसिला आपको आगे भी नजर जो है वो आता रहेगा। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत को बेल आउट दिया, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगी, स्पीकर के खिलाफ, डेप्टी स्पीकर के खिलाफ, या सुन रहे हैं अपोजिशन की तरफ से काफी अर्से से। लेकिन अगर होगी तो कामयाब हो जाए। ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल के पास होने पर चूंकि अददी अक्सरियत अपोजिशन की थी, बिल गवर्नमेंट ने पास करवा लिया। उसके बाद जितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है हुकूमत का, अब वो दोबारा से अपोजिशन को चैलेंज दे रहे हैं कि लाएं तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के अंदर। वहाँ तो अददी अक्सरियत भी नहीं, जहाँ पर थी वहाँ आपका ये हाल हुआ है। तो क्या ये जो एक आइसोलेटेड एक वाक़या था या इसका पाकिस्तानी सियासत यानी आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली जो अपोजिशन की तहरीक है और उन तहरीक के अंदर भी जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है उस पर बहुत गहरा असर मुरतब होगा, चूँकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी पर बहुत ज़्यादा बदएतमादी का इजहार किया जा रहा है। इस बदएतमादी के माहौल में क्या हुकूमत के खिलाफ कोई अदम एतमाद कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉल भी की है शहबाज शरीफ साहब को, यही जो बदएतमादी बढ़ रही है कल के वाक़े के बाद, उसे कम करने के लिए और आइंदा के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है जो डैमेज था वो हो चुका है। अब तहरीक के अंदर किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अपोजिशन के लिए। और दोनों तरफ हम एक कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस भी है, अपोजिशन का कॉन्फिडेंस भी एक है। ये सारी शिकस्त के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फिर भी कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद आई अगर कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो वो हर सूरत में कामयाब होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि नवंबर से जो ख़ास जो जहाँ पे सियासी हालात थे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से, उस पर अपोजिशन को बड़ी एक उम्मीद उनकी जागी थी, जिसके बाद ये तहरीक थोड़ी तेज़ हुई कि अब हालात ख़राब हो गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं रहेगी गवर्नमेंट को, हम उन्हें आराम से खान साहब को हटा लेंगे, निकाल लेंगे बाहर। लेकिन शेख साहब तो दोबारा से बता रहे हैं कि बिल्कुल मामला ठीक है, कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं है, डैमेज कंट्रोल जो है वो हो चुका है मुकम्मल तौर पर। तो फिर ये तहरीक का क्या होगा, आने वाले इनका मुस्तकबिल क्या होगा, पर्टिकुलरली हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनके सियासी मुस्तकबिल की बात भी करेंगे, क्योंकि उनकी वापसी की कुछ बातें भी होती रहीं। फिर अब एक पटिशन जो कि आ चुकी है, उस पटिशन के लीगल एस्पेक्ट तो पूरा हफ्ता डिस्कस होते रहे, हम कुछ पॉलिटिकल जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमने एनालिसिस शामिल किया है, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इनका तज्ज़िया हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरफ मीर भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। जनाब नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़रा आपको नाज़रीन पहले ज़रा दोनों तरफ जो एतमाद की फ़िज़ा है, यानी कितना ज़्यादा इस वक्त पुरएतमाद है गवर्नमेंट, ये जो मामला हुआ गुज़िश्ता रोज़ सेनेट के अंदर अपोजिशन की अददी अक्सरियत थी लेकिन कामयाब वहाँ पे हुकूमत हो गई। ज़रा सुने फवाद चौधरी साहब को और असद उमर साहब को, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। कल इन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर भी उस जगह के ऊपर जहाँ पे उनकी नाम निहाद अक्सरियत थी वहाँ पर भी बुरी तरह शिकस्त जो है वो खाई है और यही सिलसिला आपको आगे भी नजर जो है वो आता रहेगा। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज जो हैं उनका कद नहीं है कि वो खुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े और इसी तरह मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े। ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। अब दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंस इस सारी शिकस्त के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी है, वो फिर भी कॉन्फिडेंस का इज़हार करें जी अगर आई तो हम कामयाब होंगे, जरा उन्हें भी सुन लें। मैंने किया हुआ उनके खिलाफ एतमाद। I won the election from the National Assembly and after that the President asked the Prime Minister to take the vote of confidence। हम सुन रहे हैं नेशनल असेंबली के अंदर के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगी, स्पीकर के खिलाफ, डेप्टी स्पीकर के खिलाफ, या सुन रहे हैं अपोजिशन की तरफ से काफ़ी अरसे से। लेकिन अगर होगी तो कामयाब हो जाएगा। ये एतमाद का एक और लेवल है, वो करें आई तो कामयाब होगी। साबिर शाकिर साहब, ये जो कल हुआ अपोजिशन के साथ सेनेट में, गवर्नमेंट तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है और वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ बार बार इशारा दे रहे हैं कि जहाँ अक्सरियत थी वहाँ अपना काम हो गए, जहाँ अक्सरियत नहीं है वहाँ कैसे कामयाब होंगे। ये इस कल की हुकूमत की कामयाबी का अपोजिशन की तहरीक पर आप क्या असर मुरतब होता देख रहे हैं? ज़रा इस बदएतमादी के माहौल में कोई अदम एतमाद हो सकता है क्या? देखिए कल जो कुछ सेनेट में हुआ उसके बाद तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपोजिशन। साबिर शाकिर साहब से ज़रा भट्टी साहब में ज़रा उनका जवाब जी जी। मैंने कहा कल जो कुछ समर सेनेट में हुआ उसके बाद तो लगता है कि हुकूमती सफ़ों में इतनी परेशानी नहीं है जितनी अपोजिशन की सफ़ों में है
और असल चीज देखने वाली ये है कि किसी भी जमात ने तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पर मुत्तहिद और मुत्तफिक नजर आईं कि हुकूमत को हमने शिकस्त नहीं देनी सेनेट में। और अगर कोई एक सेनेटर भी कल अगर ईवान में होता अपोजिशन का, तो ये जो बिल है वो मंजूर नहीं हो सकता था। मेरे सामने जो डिटेल्स पड़ी हैं, इसमें 2 अरकान आज़ाद ग्रुप के गैर हाजिर थे, हिदायतुल्लाह और हिलालुर रहमान। बिल्कुल। फिर ये हुकूमत के हिमायत याफ्ता है। जी, हिमायत याफ्ता। फिर MQM के भी 2 जो सेनेटर थे वो भी एब्सेंट थे। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी साहब, कासिम रांझो साहब, सिकंदर मेंदर 3 सेनेटर पीपल्स पार्टी के गायब हो गए, बशमूल लीडर ऑफ अपोजिशन के। मुस्लिम लीग नवाज के 2 सेनेटर नहीं थे, मुशाहिद साहब को कोरोना हो गया, और वजह कोई भी हो 2 सेनेटर मुस्लिम लीग नवाज के नहीं थे। PDM JUI के सेनेटर नहीं थे, तलहा महमूद अगेन वो PDM। फिर पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सेनेटर दोनों नहीं थे, अगेन वो भी PDM। और आगे अगर देखें तो ANP अपोजिशन पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी 1 सेनेटर वो गायब, और इनमें बहुत सारे सेनेटर ऐसे थे जो उस 30 मिनट में गायब हुए, जिस 30 मिनट का जो ब्रेक ली गई उसमें ये सारी सेटलमेंट हुई और बाकायदा तौर पे नंबर्स पूरे किए गए। और जब यकीन हो गया कि अब हुकूमत को शिकस्त नहीं हो सकती, तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पे मुत्तफिक और मुत्तहिद थी। अब कोई भी अपोजिशन जमात किसी दूसरी पे इल्जाम आयद नहीं कर सकती कि तुम्हारी वजह से ये शिकस्त हुई है, क्योंकि एक सेनेटर भी होता, क्योंकि 43 नंबर ईच हो गया था। अगर एक सेनेटर भी होता तो फिर चेयरमैन सेनेट का वोट काउंट करने की जरूरत ना पेश आती और ये आराम से हुकूमत को हार जाना था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मास्टर की होल्डर जो हैं वो कामयाब हुए और हुकूमत जीती, और अपोजिशन जो है वो आइंदा तो साबिर शाकिर साहब, ये जो मूविंग फॉरवर्ड, ये आइंदा की जो इनकी हिकमत अमली है, ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी प्लान कर रहे हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद की भैया बड़े दावे सुन रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से। ये हो पाएगा इस बदएतमादी के माहौल में, जब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हो गया? क्योंकि नून लीग तो बड़ा खुल के कह रही है, पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर रही है कि इनकी वजह से ये नाकाम हुआ, अपोजिशन नाकाम हुई है। देखिए, ये हो नहीं सकता। एक सेनेटर, मैं कहता हूँ को एक सेनेटर भी होता ना, ये एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नवाज बहुत वीक पोजीशन पे है, मौलाना का एक सेनेटर आ जाता, फजलुर रहमान साहब का, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक आ जाता, मुस्लिम लीग नवाज का एक आ जाता, तो ये आराम से हो जाना था, लेकिन नहीं हो सका। उसकी रीजन यही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान आपस में बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और वो मसाइल ऐसे हैं कि अगला केक जो, अगर ये देखें आदम-ए-एतमाद के बाद अगला केक वो कौन खाएगा, उसको कितना शेयर मिलेगा, उस पे किसी का इत्तेफाक नहीं हो रहा। और जब तक वो इत्तेफाक नहीं होता तो हुकूमत बिल्कुल ईज रहेगी, अच्छी पोजीशन में रहेगी, और इनका इत्तेफाक होना नहीं। मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज का प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहती। ये अभी तक आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ निशानदेही की। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कोई हल्का सा इशारा दिया इस तरफ, वो कह रहे हैं कि मामला उन्हें क्यों ये एतमाद क्यों है गवर्नमेंट को, वो अपोजिशन के रैंक्स में जो आप जिस तरफ आपने इशारा किया कि सबको एक दूसरे पे शक है, जरा वो सुन लें फवाद चौधरी साहब किस शक की बात कर रहे हैं, जरा सुन लें। अपोजिशन जो है वो दोनों के ऊपर मुश्तमिल है। सब लोग जो हैं वो एक दूसरे की ताड़ में हैं कि ये ना हो कि हम आंख झपकें और दूसरा जाके फ़ायदा ले ले। मुझे तो डर ये है कि ये एक दूसरे के कपड़े ही ना फाड़ दें सबके सामने, और तार तार जो है वो हो जाए। पहले ही इज़्ज़त बड़ी कम है माशाल्लाह। तो फिर आरिफ मेद भट्टी साहब, ये एक दूसरे पे बदएतमादी की वजह से हुकूमत को फ़ायदा मिल रहा है अपोजिशन के रैंक्स में, या फिर ये फिक्स मैच था कल का रिजल्ट, यही आना था इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, आपने पंजाबी फिल्में नहीं देखते, और साबर सब तो वैसे ही मम्मी डैडी है, मैं शायद नज़ीर लगारी सब कहते हैं हूँ मौले नू मौला ना तुम्हारे सजना मौला कदी नहीं उमरदा। ये तो कल लोग थे नहीं थे, ये एक बसात बिछी हुई थी। शतरंज खेलने वाले ना कभी प्यादे से बादशाह को मरवा देते हैं और कभी वजीर को मरवा देते हैं।
आपको याद होगा चेयरमैन नैब के सॉरी सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी, ये तो लोग आए नहीं ना। वो ऐसा जादू था, 66 लोग थे, 51 रह गए वोटिंग में। तो डू यू थिंक ये अपोजिशन और ये हुकूमत में कल था कोई मसला? यार मेरी तो समझ से नहीं आता, मैं तो मेरे से तो आप बहुत ज़्यादा साहिब इल्म है। हुकूमत कहाँ है? वेयर इज गवर्नमेंट? मैंने कहा वो 66 चैम्बर में खड़े हुए वोटिंग में आ गए। ओ भाई ये पहले पता था और इनकी मर्जी से हुआ है, अपोजिशन से ये बिल मंजूर होना था, ये दीवार पे लिखा था, वो पढ़ के गए थे, लीडरशिप लूप में थी, ये रोक नहीं चाहते थे। ये सारे गैर हाजिर भी आते तो फिर भी बिल मंजूर होना था जो गैर हाजिर थे, ये जिस जमात से भी थे। बच्चे कभी कभार ना लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तो रहते ज़हनी तौर पे बच्चे हैं, तो कुछ सियासतदान जवान नहीं होते जो बैसाखियों के सर आते हैं। दूसरी बात, मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दीवारे चीन जितनी रुकावट है। जरदारी साहब ने कुछ रोज कबल मेरी इतलात के मुताबिक, ये र्यूमर्स हैं, साबर साहब ज़्यादा साहिब इल्म हैं, उन्होंने कहा जी मुझे क्या ज़रूरत है, मैं नून लीग के लिए सारे रास्ते साफ करूं। नून लीग ने तो 12 साल मुझे अंदर रखा है, जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दिलवाई है, उस पर ये जश्न मनाते रहे। मैंने अदम एतमाद महमूद नहीं लाना, मैंने नहीं लाना। हाँ, अगले इलेक्शन में देखें, आप मेहरबानी करें, KPK में मैं मौलाना फजलुर रहमान और असफंद यारवली से सादेबाजी करके उधर सीटें कुछ बना लूंगा, बलूचिस्तान में मैं खासा जोड़ तोड़ कर लूंगा। सिर्फ मुझे इतनी मेहरबानी करें, जनूबी पंजाब में 20 से 25 लोग इलेक्टेबल दे दें। मेरा नवाज शरीफ से कोई तल्लक नहीं है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, दोनों मेरे से ज़्यादा साहिब इल्म है। और भाई इसमें आपस में है एतमाद का, अदम एतमाद तो तब हो के एतमाद हो। बिल्कुल असल से दो सोचने हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। असल वोट था जुल्फ़िकार अली भट्टो का, उसको ख़त्म करने के लिए एक नहायत जमहूरी शख्सियत थी ज़ियाउल हक नाम, उसने पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए गमला लगाया जिसमें नून लीग की पैदावार हुई, नवाज शरीफ बढ़े। ओ भाई असल तो मैच ही इनका है। ये तो मौजूदा पार्टी शायद वन टाइम पार्टी है या पता नहीं कितने इलेक्शन जीतती है, मुझे नहीं पता। तो आपका मतलब है आसफ अली जरदारी इतने बच्चे हैं कि वो इन्हें हुकूमत दिलवा दें। पंजाब में उन्हें पता है नून लीग अक्सरियत ले जाएगी, PTI पसे पर्दा चले गई है। यानी आप भी फवाद चौधरी साहब से एग्री करते हैं कि ये मेरे ख्याल में कि ये सब एक दूसरे से खतरा महसूस करें और कि ये कहीं दूसरा फायदा ना उठा जाए, पलक नहीं झपकाते। नज़ीर लगारी साहब 1000%। ठीक नज़ीर लगारी साहब, आखिरी सवाल, आखिरी नज़ीर लगारी साहब बरतानिया दौर के हैं। फवाद चौधरी हमारे यार है 20 सालों से। एक वो बात गलत कह गए, उन्होंने कहा बिलावल लड़े इलेक्शन कराची का, उधर हार जाएगा क्योंकि MQM की अक्सरियत है। मरियम को वो लाहौर का मशवरा देंगे, उन्हें ये याद नहीं रहा वो नाहल है। जब तक वो उनकी सजा खत्म नहीं होगी मरियम इलेक्शन लड़ नहीं सकती, बेचारी काउंसलर नहीं बन सकती। पॉलिटिकल मेयर तो बहुत दूर की बात है, काउंसलर का नहीं इलेक्शन लड़ सकती। सही है नज़ीर लगारी साहब, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये जो हम सुनते रहे कि गवर्नमेंट आज गई कल गई, अक्टूबर देखना नसीब नहीं होगा, दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा, आर होगा या पार होगा, अब तहरीकें आ रही हैं, फरवरी में घर भेजेंगे, मार्च में घर भेजेंगे, ये सब दावे फिर सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। और ये जो हाल हम अपोजिशन का देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इतनी ज़्यादा बदएतमादी, एक दूसरे की अपोजिशन में ये लगे हुए हैं, तो गवर्नमेंट इसका मतलब है फिर अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी और ये सब पुरानी तनहा पे काम करेंगे। पहली बात यह है कि कल जो कुछ सेनेट में हुआ वो अपोजिशन का मुकाबला महबूबियत था, और इस मुकाबला महबूबियत में बढ़ चढ़ कर बाजी ली गई और इसमें कोई पीछे नहीं रहता। ना मौलाना पीछे थे, ना नून लीग पीछे थी, ना चकज़ई साहब जैसे बाउसूल पीछे थे, सारे के सारे पीपल्स पार्टी वाले सब के सब मुकाबला महबूबियत में थे कि कौन सरकार में जो है वो महबूब ठहरता है और किसको क्या मिलता है। लेकिन उस शौक ने सबको बातों में लगाए रखा और सबसे अपना काम निकलवा लिया और ये बिल पास हो गया। इस बिल के नतायज इस कौम ने भुगतने हैं और कितने शदीद, कितने संगीन, कितने खौफनाक नतायज होंगे वो आगे चलकर पता चलेंगे कि जब हमारे लोगों की जो सरकारी मुलाजमत करते हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं
और मुख्तलिफ ओहदेदार, बड़े बड़े मनसबदार जो मुख्तलिफ मनासिब पर बैठे हैं, जब उनकी तनख्वाहें बंद होंगी और जब उनके लिए इमदाद बंद होगी, जब उनके लिए रकूम बंद होगी, जब मॉनेटरी आपकी पॉलिसी को कंट्रोल करने वाला स्टेट बैंक और उसके सरपरस्त आला IMF जब सब कुछ रोक देंगे, तब इनको पता चलेगा कि इनको घर के लिए खाने के लिए दाने भी नहीं मिल रहे हैं और चने भी नहीं मिल रहे हैं। ये आगे आने वाला अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल सामने है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पिछले जब से 88 से लेकर अब तक, बल्कि हम 87 से लेते हैं, 18 दिसंबर 1987 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी हुई, तब से ज़रदारी साहब हमेशा ज़रदारी साहब की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी हुई, तब से ज़रदारी साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के टारगेट पर हैं। और मियाँ नवाज शरीफ ने कभी भी वो कहते हैं ना, कोई एक दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया, एक जरा सी भी मोहलत नहीं दी। जब उन्हें मिला है उन्होंने पकड़ा ज़रदारी साहब को और जेल में फेंक दिया और फिर उनके खिलाफ मुकदमात बनाए, फिर अदालतों को फ़ोन किए कि इतनी सज़ा दे दो, इतनी सज़ा दे दो। ये सारी चीज़ें ज़रदारी साहब के इल्म में है। ऐसा नहीं है कि वो भोले बादशाह हैं और हर मरतबा मार खाने के लिए सबसे आगे चले जाएंगे, वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। और अब ज़रदारी साहब मार खाने के लिए वो कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं भाई आ जाओ ना, यहाँ पर आ जाओ, आकर इस मुल्क में आकर सियासत करो। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता है कि कब डील करनी है, कैसे डील करनी है, कौन सी रास्ते इस्तेमाल करना है, कौन सा जो है कौन सा कार्ड कहाँ इस्तेमाल करना है, सऊदी कार्ड कहाँ इस्तेमाल होगा और स्टेट डिपार्टमेंट। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, ये डील का शक तो नून लीग भी कर रही है पीपल्स पार्टी पर कि कहीं ना कहीं ये फैसिलिटेट कर ही जाते हैं गवर्नमेंट को। नहीं, हमेशा तो ये करते रहे हैं ना। डील तो 50 बरस ओपन डील है कि 10 साल के लिए सियासत नहीं मैं तो आज के सियासी हालात की बात कर रहा हूँ, आज मौजूदा सियासी हालात, आज के सियासी हालात नहीं कह रहा हूँ। आज के सियासी हालात माजी के सियासी हालात से कटकर कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ है वो अब तक यही होता रहा है। अभी कौन सी डील थी जो आप सजा याफ्ता होने के बावजूद, जेल में होने के बावजूद, कोठरी में होने के बावजूद आप निकलते हैं और आराम से टहलते हुए आप जहाज पर बैठते हैं और फिर जहाज पर बैठकर चले जाते हैं। ये क्या चीज थी? ये किसने डील की थी? ये कौन डील कर रहा था? कोई पाकिस्तान में आज तक ऐसा हुआ है कोई सजा याफ्ता कैदी जेल से निकालकर बैरून मुल्क भेज दिया गया और खुद हुकूमत ने एहतमाम से भेजा? बिल्कुल कोई ऐसी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में, मैं कहता हूँ दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं, क्योंकि कैदी को, सजा याफ्ता कैदी को आप जेल से निकाल कर भेज दें। एक दफा कुछ कैदियों को, वो भी आर्जी कैदी, वो भी बेगुनाह कैदियों को जब छोड़ा गया था, जब जहाज का अगवा हुआ और फिर जो है वो तो लगारी साहब जो मेरा सवाल था बुनियादी के कोई किसी की जुल्फ का असीर, यानी सब ही एक ही जुल्फ के असीर है, महबूबियत की यहाँ पे लड़ाई है, डीलों के चक्कर में अगर साथ सब पड़े हैं तो फिर तो हुकूमत बड़ी लकी है, फिर तो हुकूमत बड़ी लकी है, वो आराम से मुद्दत पूरी कर जाएगी, उन्हें खतरा किसी नहीं। हुए, मैं हुआ, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी के जुल्फ के असीर हुए। ये सारे के सारे लाइन बांध कर खड़े हुए हैं और मुकाबला महबूबियत में मुझे देखो कि मैं कितना आपको सूट करता हूँ, फिर दूसरा आता है, मैं आपको कितना सूट करता हूँ, फिर तीसरा आता है। और जितने हमारे दोस्त बने हुए नेशनलिस्ट जो बड़ी बड़ी बातें और लंबे लंबे दावे करते हैं, इन सबको मैंने देखा हुआ है, सबको पहचानता हूँ। ये बड़े बड़े और इतने लंबे नारे मारते हैं कि इंसान बेहोश हो जाए, लेकिन असल में इतनी जल्दी से समझौते करते हैं कि सब दुनिया देखती रह जाती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। एक मुख्तर ब्रेक लेंगे इसी पे और ब्रेक से वापस आएंगे तो साबिर शाकिर साहब से जानेंगे जो इस वक्त हुकूमत का कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है, वो अपोजिशन की कमज़ोरी की बिना पर है, लेकिन अगर गवर्नेंस की बात की जाए, पर्टिकुलरली महंगाई की बात की जाए, फरवरी में महंगाई का एक और तूफान आने वाला है। कौन कौन सी अशिया फौरी तौर पर महंगी होने जा रही हैं, आपको एक ब्रेक के बाद बताएंगे। इसका असर क्या आएगा हुकूमत के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर और आवाम के ऊपर, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। हुकूमत तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है और काफ़ी ज़्यादा कल से ख़ुद को फातह करार दे रही है कि जैसे उन्होंने पूरा एशिया फ़तह कर लिया हो, पाकिस्तान पूरा फ़तह कर लिया हो। एक सेनेट के अंदर बिल पास हुआ है जिसकी कीमत ज़ाहिर है, जिस तरह बात की नज़ीर लगारी साहब ने, पाकिस्तान को, स्टेट बैंक को, हमारे अवाम को एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, हमारे इदारों को पर्टिकुलरली। बहरहाल मजबूरियाँ हैं, ये बिल पास होना था, चूँकि IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम है वो रिज्यूम होना है और वो प्रोग्राम रिज्यूम होगा तो दीगर भी जो
फाइनेंशियल जो पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, दीगर जो हमें लैंडिंग्स होनी है वो भी ओपन होनी है इसके बाद। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है नाजरीन, फरवरी में महंगाई का एक और तूफ़ान आने वाला है। पहले ही महंगाई कम नहीं है और जो मज़ीद चीज़ों की कीमतें बढ़ने वाली हैं, कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। आटे की कीमत में फ़ी किलो 8 रुपये इजाफा हो गया है और अब आटे की जो फ़ी किलो कीमत है वो 80 रुपये फ़ी किलो हो गई है और 20 किलो का जो थैला है वो 1600 रुपये का हो गया है। इसकी कीमत में काफ़ी इजाफा हो गया, 8 रुपये तक एक हफ्ते में। बिजली के नरखों में 95 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मुतवक्के है जी। और पेट्रोल की कीमत में, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जो है वो 1 फरवरी को 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है, जिसमें पेट्रोल 10 रुपये से ज़ायद उसमें कीमत में इजाफे का इम्कान है। डीज़ल भी 10 से 15 रुपये तक उसकी कीमत में इजाफे का इम्कान है और ये चीज़ें, इनकी कीमतें ऊपर ही जाती जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो इससे एक ज़ाहिर है इसका जो एक इम्पैक्ट आएगा महंगाई का वो सारा आवाम ने फेस करना है। तो साबिर शाकिर साहब, ये जो हमें एक एतमाद नज़र आता है, ख़ुद एतमादी है या फिर ये ऐसे सिर्फ कहा जाए कि एक ओवर कॉन्फिडेंस है जो गवर्नमेंट के वज़रा की तरफ से कि कुछ नहीं होना, इसकी वजह शायद वो एक पेज है या फिर कोई और वजह है, चूँकि या फिर अपोजिशन की इतनी ज़्यादा कमज़ोर होना, बद एतमादी का होना, चूँकि गवर्नेंस के हालात तो बड़े ख़राब है, महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है वो कोई इतने अच्छे हालात तो नहीं है। समर, एक तो बात ज़हन में रखिए कि सेनेट में जो कुछ हुआ ये सिर्फ अपोजिशन के लिए अलार्मिंग नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी अलार्मिंग है। बिल्कुल। और इस पे गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा कोई खुशी वाला रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल। उनके 43 मेंबर्स थे तमाम इत्तेहादियों समेत, जबकि सरकारी बेंचों से 4 सेनेटर्स गायब थे। और उसके बाद फिर आप अपोजिशन की तरफ से जाएं तो अपोजिशन में जो गैर हाजिरी रही, तमाम ने अपना अपना हिस्सा डाला। इसका मतलब है ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है कि मुत्तहिद का किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और अगर अपोजिशन इस वक्त मुत्तहिद हो गई हुकूमत के हक में, तो हुकूमत के खिलाफ भी मुत्तहिद हो सकती है मुस्तकबिल करीब में। लेकिन जो असल चीज़ है वो महंगाई का, आपने कहा ये बिल तो मंजूर हो गए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है जनाब गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा लिया, सेनेट से भी मंजूर करवा लिया। लेकिन इसके नतीजे में ये, इसका बैकग्राउंड क्या है इस बिल की मंजूरी का, वो है IMF की कड़ी शराइत। ये IMF की डिक्टेशन पे ये सब कुछ हुआ है और उन्होंने गन पॉइंट पे ये सारी लेजिस्लेशन करवाई है। और अब कोई, मेरा ख्याल है कि कोई 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5-2 अरब डॉलर मिल जाएगा और उससे एक आर्जी तौर पे ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन उसके बदले में जो कुछ होगा और वो जो नए टैक्सेस आयद होने हैं, उसके बाद ये महंगाई का जो तूफान है उससे PTI की गवर्नमेंट मजीद परेशानी में मुब्तला होगी। और ये जो इस वक्त हनीमून पीरियड चल रहा है कानून साजी की मंजूरी का, वो ख़त्म हो जाएगा। और असल जो अपोजिशन है PTI की गवर्नमेंट के लिए, वो किसी सियासी अपोजिशन से उनको शायद ख़तरा नहीं है, लेकिन महंगाई असल अपोजिशन है उनके लिए और इसी से ही ख़तरा है और इसी के वजन तले ही उन्होंने दबना है जल्द या बदेर। लेकिन सर, ये जो आजकल हम देख रहे हैं, कोई दावे बड़े ज़ोर शोर से हो रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक कोई आने लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, कोई 20-22 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक की हम बातें सुन रहे हैं कि एक सामने आने। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक उस तरह से ऑफिशियली आ नहीं सकता 18वीं तरमीम के बाद, आपको आधे बंदे अरेंज करने हैं पार्लिमानी पार्टी के साइज़ के, लेकिन फिर भी कोई एक बागियों का ग्रुप आ जाए, जिस तरह से हम कुछ लोग देख रहे हैं कि वो इस गवर्नेंस की वजह से वो तंग है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो आ चुका है। JKT क्या है? बिल्कुल। JKT ग्रुप क्या चीज़ है? और उसके बाद परवेज खटक साहब ने जो कुछ किया वो क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर मौजूद हैं लोग, बैठे हैं और JKT ने बहुत ज़्यादा उसी प्रेशर की वजह से जो अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल उसको फुल स्टॉप करवाया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। और उन्होंने अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रुकवाई और न सिर्फ रुकवाई बल्कि FIA ने जाके कहा कि हमें जहांगीर तरीन और अली तरीन की जरूरत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और उनकी जमानतें कंफर्म करवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने। FIA के खुद जो गए थे एडवोकेट, उन्होंने कहा था कि जी हम, और उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा था, तो उसके बाद कंफर्म हुई थी। तो इसलिए ऑलरेडी ब्लॉक मौजूद है, अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं और वो एक तहरीर, जब हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं ना किसी भी किस्म का,
तो वो स्टाम्प पेपर लेते हैं, तो आखिरी लाइन जो उस पर लिखी होती है ना, वो लिखी होती है कि तहरीर लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। तो ये ये सारी चीज़ें रख भी गई हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाएंगी। बिल्कुल, ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाएंगी, लेकिन वो शेख साहब तो कोई और इशारा दे रहे हैं, वो तो कुछ और बता रहे हैं, अदरवाइज़ एक वो पिक्चर पेंट कर रहे हैं, लेकिन उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। लेकिन ये जो इस वक्त जिस तरफ बात की साबिर शाकिर साहब ने जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ इशारा किया, बड़ी वाज़ेह तौर पर वो लोग अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं और कुछ मज़ीद लोगों के बारे में तवक्को है कि वो भी इस तरफ आएंगे, पोजीशन लेंगे। ज़रा ये जो लोग पोजीशन ले चुके हैं, ज़रा उनके बारे में दोबारा से आपको सुनाते हैं कि वो किस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। सुन लें जरा। जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। वो जहाज जहाँ भी रुकेगा, जहाँ भी जाएगा, मैं उसके साथ। ये आप इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएंगे। गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं, जरा खुदारा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से भी नीचे तो उतरे ना। गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं, इन सब के ECL में नाम डाल लें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, जी आपने सुना, ये एक इशारा है, ये एक ट्रेलर है, जिसके बाद जो बड़ी पिक्चर है वो आना बाकी है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि फरवरी के अंदर जो है शायद वो फ्लड गेट्स खुलें, लोग खुल के सामने आएँ और अपनी अपोजिशन का इजहार करें अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो आरिफ मीर भट्टी साहब, कोई आप देख रहे हैं कोई इस तरह का एक मज़ीद लोग सामने आएंगे नूर आलम साहब की तरह, राजा रियाज साहब की तरह, जो खुल के कह रहे हैं कि जहाँ जहांगीर तरीन जाएंगे मैं तो उनके साथ जाऊँगा, वो PTI के साथ मज़ीद चलने को तैयार नहीं है? अच्छा शबर साहब, एक तो साबर शाकर साहब ने दायर वो चकोर वाली शर्ट पहनी हुई है और पाकिस्तान में लोगों को दायरों में बंद रखने की रवायत है, कैद रखने की रवायत है। तो मैं तो वैसे लाल रंग से डरता हूँ और वैसे भी चकोर हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ नहायत अदब से साबर और शाकर साहब से। हनीमून नहीं, इद्दत का पीरियड चल रहा है, 3.5 माह साल बाद हनीमून नहीं होता, इद्दत हो जाती है, इद्दत का पीरियड है। और मैं आपको खबर दे देता हूँ, माजी में ये बिल मंजूर होना था। अब उन्हें वो हमायत नहीं मिलेगी जो माजी में मिलती थी। और इससे ज़्यादा जो आपने शॉर्ट सुनाए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ लाहौर के 2 वज़रा PTI का टिकट नहीं लेंगे। मैंने कहा यार फिर छोड़ दो। कहते हैं पागल है, नदीर चौहान की तरह 6 पर्चे कराने हैं, 6 पर्चे कराने हैं। वो मेरे भाई इससे बहुत ज़्यादा वादे हैं, वो दबाई हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। एक होता है चीज़ ख़त्म हो जाना, एक होता है वक्ती तौर पे मिट्टी पाओ पचुजात करते हैं। इससे ज़्यादा इख्तलाफात है। मेरे अपनी राय में हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, लेकिन इस हुकूमत को भेजने के लिए 72 घंटे भी ज़्यादा है। जिस दिन फैसला हो गया, ये बेचारे मैटर नहीं करते। ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने ले लिया, NRO दबा दिया। मालम जफा भी जहांगीर तरीन ने लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला उसका कि मालम जफा में भी वही था। और गंदम स्कैंडल में अरबों रुपए का फ्रॉड था, वही था। यूरिया ब्लैकमेल हो रही है, वो यही कर रहे हैं। पिंडी रिंग रोड में तो NRO किसी को मिला ही नहीं। वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कमिश्नर बेचारा अंदर है, अरबों रुपए खाने वाले मौजे कर रहे हैं। ATM बन गई है। पंजाब में एक डिफेंस के घर में बोरी में थैले में 5-5 हज़ार के नोट गए गलत घर से एक साहिबा के लिए। भाई करप्शन तो वैसे लीगल है, करप्शन हराम थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की। इस दौर की करप्शन आपको किसने कह दिया हराम है? मैंने कहा है इद्दत पूरी हो गई और अब माजी की तरह सपोर्ट नहीं मिलेगी। मेरी खबर है और अल्लाह करे मेरी ख्वाहिश भी यही है कि अदारे मुल्क के होते हैं, किसी एक जमात के नहीं होते। लेकिन शेख रशीद साहब तो कुछ और बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो एक हवा बनी हुई थी कि मामलात खराब है, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, मामलात बहुत ठीक हो गए। जरा सुन लें आप ही शेख साहब को। जरा इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और उनको पता लग जाएगा। उनको अभी समझ नहीं आ रही कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन लेंथ पे। और कह रहे हैं सफ़े के साथ साथ एक सतर पर भी हैं। पता शेख साहब साहिब इल्म है, मेरा उतनी जितनी नॉलेज तो नहीं, लेकिन इत्तेफाक इस बयान के बाद कल मेरी रात उनसे बात हुई। मैंने कहा शेख साहब आप पेज कहते हैं, मैं कह रहा हूँ एक किताब भी नहीं रही। आप तो कह रहे हैं कि एक पेज है, इकट्ठे रहेंगे। मैं कह रहा हूँ आपकी वजारत शेख साहब खतरे में है। आपको किस बेवकूफ़ ने कह दिया? और शेख साहब से ये मेरी खुद बात हुई, सुनी नहीं मैं कह रहा।
मैंने कहा शेख साहब अपनी इंफॉर्मेशन दोबारा काउंटर चेक करें, अगर वो ये कुछ नहीं हो रहा, मैं तुम्हारा नहीं आ रही, उसकी वजूहात कुछ और है, उसमें इमरान खान साहब की मोहब्बत नहीं। और वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशन रोल है, अब उसने उसमें रहना है। बिल्कुल, एक पेज ये मतलब नहीं है कि इनको रेस्क्यू करे तो फिर एक पेज है, अगर वो ठीक है न्यूट्रल है, अगर वो तुम्हें दिमाग लाते हैं आईनी तरीका लाए, लेकिन पेज नहीं, चैप्टर ही चेंज हो चुका है। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में कि जो खतरात गवर्नमेंट को हो सकते हैं, अपोजिशन वाला खतरा भी साइड पे कर दें, कोई खतरा नहीं है वहाँ से, वो एक दूसरे की अपोजिशन में लगे हुए, खान साहब की अपोजिशन वो नहीं कर रहे, जो एक उम्मीद अपोजिशन के रैंक्स में जागी थी कि मामलात पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान ख़राब हो गए, वो भी शेख साहब कह रहे हैं कि एक सतर पर हैं, सफ़ा तो दूर की बात है। फिर एंड पे महंगाई वाला मामला ही रह जाता है कि उस पर कोई ये जो तहरीकें आ रही हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, उससे कोई हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि खान साहब को जाना पड़े, या फिर कुछ नहीं लग रहा आपको ऐसा? एक तो मैं ज़रा खुश उम्मीद किस्म का आदमी हूँ, और मैं अपने प्यारे दोस्त आरिफ भट्टी साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि बाकी बहुत कम दिन रह गए हैं। मैं जो 14 अगस्त आएगी आने वाली है, उस वक्त मैं कम से कम उस वक्त मैं नहीं देख रहा हूँ कि ये मौजूदा वज़ीर आज़म अपने मनसब पर होंगे। मैं डेट नहीं दिया करता हूँ, कभी भी मैंने तारीखें नहीं दी हैं, लेकिन मैं ये आपको एक अपना, इसको आप मेरा बेवकूफ़ी कह लें, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, बल्कि यकीन है कि 14 अगस्त को ये अपनी मनसब पर मौजूद नहीं रहेंगे। सर कौन होगा फिर? क्या किसे देख रहे हैं इनकी जगह फिर आप? देखें, बनाने वाले जब करते हैं ना तो वो अपना सारा इंतजाम करते हैं। जी जी, आपको पता ही नहीं होता है कि मोइन कुरैशी आपने रियली वो है, लेकिन सर कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप सेटअप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म देख रहे हैं, या नून लीग का देख रहे हैं, या खान साहब की जगह तहरीक इंसाफ के अंदर से किसी और को देख रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जब मोइन कुरैशी आया था तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने इसका नाम नहीं सुना था, और मैं सहाबत कर रहा हूँ पिछले 45-47 साल से, और मैं जिस मीडिया ग्रुप को कहा जाता है कि वो बड़ा मीडिया ग्रुप है, तो मैंने उसमें बड़ी पोस्ट पर मैंने रहकर काम किया, तमाम जगहों पर मैंने काम किया है। तो मुझे इस चीज़ का लग रहा है कि अब इनके दिन पूरे हो गए हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, उनकी पूरी कोशिश है, अब भी नहीं है, पहले से भी है, कि जनाब एक ऐसा सेटअप लिया जाए जिसमें सब कुछ शामिल किया जाए, और लेकिन इसमें भी इंटेंशन ये नहीं है कि चीज़ें ठीक हों। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें ये इंटेंशन नहीं, इसकी इंटेंशन ये है कि सबको एक साथ ख़राब किया जाए और फिर उनको दीवार में चुनवा दिया जाए। मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा तस्वुर है, बहुत बुरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट का कि वो पाकिस्तान को इन हालात में भी सर जो मेरी जो राय है वो मुख्तलिफ है। मुझे उसका भी मैं थोड़ा इज़हार कर दूं कि ज़ाहिर आप सीनियर हैं, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, पर्टिकुलरली अगर आप अफ़गानिस्तान की बात कर लें, जो सूरत हाल हमें वहाँ से फेस करनी पड़ रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा एडवेंचर कोई किसी भी तरफ से किया जाए, यानी कि इस गवर्नमेंट को हटा के किसी और गवर्नमेंट को लाने का ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे की जाए, शायद ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं होगा। चाहे मौजूदा गवर्नमेंट रहती है, जैसे भी हालात होते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मेरे ख्याल से कोई नहीं लेगा पाकिस्तान के लिए। इसके दूरस बड़े खतरनाक इसके मकसद पे हो सकते हैं। ये हुकूमत उन तमाम मसाइल के लिए डिटरेंट नहीं है, ये हुकूमत उन अजाबों के लिए एक इजाफी अजाब है। कश्मीर इशू ये हुकूमत इजाफी अजाब है, अफगान इशू ये हुकूमत इजाफी अजाब है, उसके ऊपर एक और बोझ के तौर पर है, महंगाई उसके ऊपर एक और बोझ के तौर पर है, बैड गवर्नेंस उसके ऊपर एक और बोझ के तौर पर है, बदतरीन गवर्नेंस उसके ऊपर एक और बोझ के तौर है। पाकिस्तान की तारीख की नालायक तरीन, नाअहल तरीन और गैर मकबूल हुकूमत इससे ज्यादा कोई भी नहीं थी, और ये हालात का सितम जारी भी है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसको अब भी कंधे पर उठाए हुए चल रही है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की हवाले से। ज़रा उनका जिक्र तो नहीं है पटिशन में, लेकिन ताहयात नाअहली के खिलाफ जो पटिशन आई है पिछले हफ्ते, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या इसका फ़ायदा बराह रास्त मियां नवाज शरीफ उठा सकेंगे या नहीं हो सकेगा? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले आरिफ मीर भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे हुकूमत के हवाले से। भट्टी साहब ज़रा ऐड भी कीजिएगा और ज़रा ये नवाज शरीफ साहब की पटिशन के हवाले से भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ये जो पटिशन ताहयात अहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आई है, इसकी टाइमिंग पे ज़रा रोशनी डालिएगा, चूँकि आजकल मियाँ साहब भी पाकिस्तान आने की बड़ी बातें कर रहे हैं और कोई डील शील की पिछले दिनों बड़ी खबरें चल रही थी। खैर वो तरदीद तो आ गई थी उसकी। अच्छा, मेरे ख्याल में समर मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए तो डील की गुंजाइश नहीं है। मेरी राय है, मुझे पता नहीं, कल का गैब का इल्म एग्री करता हूँ मैं आपसे बिल्कुल। मरियम और नवाज शरीफ के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं। बहरहाल अदालतों ने फैसले करने हैं, वो कर सकते हैं। मैं इसीलिए सीनियर के साथ बैठने से सीखते हैं। लगारी साहब की लफ्ज़ों की काट से मैंने वो इस वक्त बात करना चाहिए थी। इन्होंने बड़ी समझदारी से किया। हुकूमत के टाइम देने का फ्रेम मुझे तो नहीं पता। एक बच्ची थी, वो अपने माँ बाप को घर में बैठे थे, बड़ा खुशहाल घराना था, कहती लगता है 14:30 सवेरे एक बंदा नहीं होना। उन्होंने क्या बेवकूफ़ कैसी बातें कर रही है। वो सारे खुशी खुशी गपशप लगा रहे हैं। अगले दिन वो किसी और के साथ चले गई। माँ बाप सारा दिन तलाश करते रहे। उन्होंने क्या चले तो गई है, लेकिन भागा वाली है बड़े इलम वाली सी। तो मैं लगारी साहब ने जो रीज़न बताई है ना हुकूमत के जाने की, उससे 100% एग्री हूँ। हुकूमत अपोजिशन की वजह से नहीं जाएगी। बिल्कुल। मैं लाहौर से एक गाड़ी जा रही है इस्लामाबाद साबर साहब के शहर में, और उधर कलर कार आ जाता है, बड़े जिग-जैग रास्ते हैं। जब मुहाफिज को पता हो कि जिग-जैग गाड़ी में रास्ता भी मुश्किल है, इस ड्राइवर ने रास्ते में 10 गलतियां की हैं गुजरते हुए, तो पूरी की पूरी बस की तबाही की वजह ना बन जाए, तो वो रेस्क्यू करके कलर कार के खतरनाक मोड़ से पहले ड्राइवर चेंज कर सकता है। ये होते चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को तो मुल्क दीदा ना, तो बाकी साबर साहब ज़्यादा इलम है। मुझे लग रहा है कि कलर कार के करीब पहुंच गई है और बहुत ज़्यादा गलतियां करते हुए उन्होंने इशारे भी काटे हैं, ओवर स्पीड भी की है, लोगों को साइडें भी मारी है बहुत ज़्यादा उस गाड़ी ने। तो उसके बड़े नुकसान के खदशे के नज़र मैं लगारी साहब के लफ्ज़ों की काट से थोड़ा सा लफ्ज़ शुरू किया है। मुझे लगारी साहब दरगुदर कर देंगे। लगारी साहब, ये जो मियाँ साहब वाली ये जो तायात अहली वाली पिटीशन है, कोई इसका आपको रब्त नजर आ रहा है मियाँ साहब से, या फिर वो इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी हो जाएंगे, कोई इनका कनेक्शन नहीं है इस मामले से, या टाइमिंग इसकी कोई आपको नहीं लग रही इंपॉर्टेंट, या है? देखिए, आइन जो आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 62 और 63, उन दोनों के अंदर सजा का जिक्र है कि नाअहली होगी, लेकिन नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर अपने विजन के साथ अपने 63 में है सर, 62 1F में नहीं है। वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस अभी जो अगले बनने जा रहे उमर अता बंदयाल साहब, ये भी 2018 में फैसला दे चुके हैं कि वो परमानेंट का ही, उन्होंने कहा है कि मुस्तकिल ही है ये। नहीं, वो जरूर ये कहा होगा, और अब नए दलाल सामने आएंगे, नई चीजें सामने आएंगी। इस सिलसिले में कोई कानून साजी हो सकती है, हो सकता है कि हालात इस तरफ ले जाएंगे कानून साजी हो। लेकिन मैं अपना जनाब भट्टी साहब के साथ ये इत्तेफाक करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक नहीं, 1981 से लेकर 2017-18 तक मियाँ नवाज शरीफ के लिए जितना सर्व किया है, जितनी खिदमत अंजाम दी हैं, जितनी उनको रियायतें दी गई, जितना उनकी नाद उठाए गए, जितने उनके नखरे उठाए गए, पाकिस्तान की तारीख में कैद आज़म से लेकर आज तक किसी के इतने नखरे नहीं उठाए गए जितने मियाँ नवाज शरीफ के उठाए गए। और मियाँ नवाज शरीफ ने हर बार नखरे उठाने के, अपने उठवाने के बाद फिर मनमानी की और फिर लातें मारी हैं, घोंसे मारे हैं, और हर तरफ जो है उन्होंने चारों तरफ से फैल कर खेला है। और इस वजह से जो है वो अपने लिए स्पेस, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप भी हो, ये है या नहीं है मुझे नहीं पता, कोई बहुत ज्यादा इंसाफ मबनी सेटअप भी हो, तब भी इनके लिए जगह नहीं बनती है। वो फिर बादशाहों की मर्जी है, बादशाह जब चाहते हैं किसी को भी ले आते हैं। तो ये अब मेरा ख्याल ये है कि इन बादशाहों के लिए गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनके पहलू में, छांव में चलने वाले दूसरे बादशाहों के बारे में भी उन्हें मालूम है, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों या हमजा शरीफ साहब हों या और हैं, उनको मालूम है कि उनका एक्सटेंशन होगा मियाँ नवाज शरीफ का। ठीक है जनाब साबिर शाकिर साहब, आप भी एग्री करते हैं भट्टी साहब से कि इस हुकूमत की बस जो है वो कलर कहार के खतरनाक मोड़ों में पहुंच चुकी है और ड्राइवर चेंज करने का वक्त हुआ चाहता है? और दूसरा ये जो बात हो रही है मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली का जो मामला है, लग रहा है आपको कि कोई इस सिमत में कुछ चीज़ें हो सकती हैं? चूँकि माजी में जो 18 की आप जजमेंट देख रहे हैं या उससे पहले जो कासी साहब वाले जो फैसला था उसमें भी यही था कि पार्लियामेंट ये काम कर सकती है, पार्लियामेंट कानून साजी करे, अदालत कुछ नहीं करेगी। एक तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वाली पिटीशन में ये अदलिया को
डिवाइड करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मामले में, क्योंकि ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है और इन वकला की कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि जो पहले सुन चुके हैं वो इस बेंच का हिस्सा ना बने। तो वो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये पिटीशन है और इसको देखते हैं नए चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल साहब कैसे हैंडल करेंगे। बाकी रही बात जो बस वाली बात है, मेरा ख्याल है बस अभी कलर कार नहीं पहुंची, अभी थोड़ा सा फासला रहता है और हो सकता है उससे पहले वो अपने आप को ड्राइवर सेट कर ले और यकीन दहानी करवा दे, कोई अपनी गलतियों का एहसास कर ले। तो अभी कलर कहार से अगर आप यूं समझें, लाहौर से अगर भट्टी साहब ने कहा है वो गाड़ी चली है या फिर इधर इस्लामाबाद से, तो 50-60 किलोमीटर अभी दूरी पे है। अभी वो स्टेज नहीं आई कि मामला उस ड्राइवर को उतारना पड़े। अभी 50-60 किलोमीटर का मार्जिन मौजूद है ड्राइवर के पास। लेकिन वो भट्टी साहब ये भी बता दें, ये बस जो साबिर शाकिर साहब पूछ रहे इस्लामाबाद से चली है या लाहौर से चली है, जरा ये बता दें। मैंने अर्ज किया मैं टाइम फ्रेम नहीं देता, मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। मोटरवे पे 50-60 किलोमीटर आधे घंटे का रास्ता होता है, उसके लिए ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हाँ, ये वक्त का अल्लाह को पता है कल क्या होगा, लेकिन मोटरवे पे साबर सब तो वैसे भी ओवर स्पीड आते हैं, इन्हें पता है ये 50 किलोमीटर मैटर नहीं करती, यूं गई बड़ा ख्याल रखता है कवानीन का, जी ट्रैफिक कवानीन का। हाँ साहब रखते हैं कि नहीं ये देखना होगा। वार्निंग मिल जाती है तो ड्राइवर अपने आप को संभाल भी लेता है और उनको कहा जाता है कि जरा एहतियात करें, अपने आप को अपनी ड्राइविंग सेट करें, ओवर स्पीड ना देखिए हो सकता है साबर साहब के मुताबिक ड्राइवर साहब को इस्लामाबाद की बजाय आगे मर्दान जाने की इजाजत मिल जाए। मैंने तो अपनी खबर शेयर की है। हो सकता है वो पेशावर से बरास्ता मर्दान। वो जो वार्निंग वाली बात की है साबिर शाकिर साहब ने, उसमें भी काफी वजन है कि जो शेख साहब और बाकी लोग बता रहे हैं वो वार्निंग की बात करेंगे, वार्निंग के बाद मामला दोबारा से सेटल हो गए हैं। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए पाकिस्तानी सियासत के लिए। आप भी देखिए, हम भी देखते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।